hope all of you are doing amazing, all of you are doing great. I am great as well. I am Nandini. I am your educator and mentor at LearnKoro. I am teaching you legal studies for class 11th as well as class 12th. जुडिशरी के हम शॉर्ट्स शुरू कर चुके हैं. शॉर्ट्स मतलब हम लोग चैप्टर को बहुत ही कम पार्ट में पढ़ रहे हैं. कम पार्ट में मतलब हम कोई टॉपिक मिस नहीं कर रहे, बट हम लोग एक एक लाइन नहीं पढ़ रहे हैं. एक एक लाइन एनसीईआरटी की हमने पढ़ी है, समझाई है, वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, पूरा कोर्स अपलोडेड है यूट्यूब पर. एंड नोट्स एंड ऑल अगर आपको चाहिए तो आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, नोट्स उन्हीं बच्चों को एक्सेस हो पा रहे हैं जो बच्चे हम लोग के साथ एनरोल्ड है. ठीक है, आप नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे. आई वांट टू टेल यू कि कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी, मैम वीडियोस थोड़ी सी लेंथी है. ऑफ कोर्स लेंथी होंगी क्योंकि चैप्टर्स को हम कवर कर रहे थे पूरा. अब बच्चे कह रहे हैं कि मैम छोटी छोटी वीडियोस बनाकर दे दो जिससे कि एक जिस्ट हो जाए कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या पढ़ना है. तो मैंने ये स्टार्ट कर दिया है, जुडिशरी से स्टार्ट कर दिया है. पार्ट 1 हैज ऑलरेडी बीन अपलोडेड. दिस इज पार्ट 2. लेट्स लुक एट व्हाट इट हैज टू से. रोल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 6 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है मेनली क्या क्या रोल है, एडजुडिकेटर और इंटरप्रेटर का है. ठीक है, एडजुडिकेशन का काम है, इंटरप्रिटेशन का काम है सुप्रीम कोर्ट का, बट देयर आर अदर एरियाज आल्सो दैट सुप्रीम कोर्ट वर्क्स इन. एडवाइजरी वर्क एक काम है, एक्टिविस्ट भी काम करता है एज एन एक्टिविस्ट. लेट्स लुक कैसे होता है. इन्होंने 2 पॉइंट्स बताए हुए हैं, मतलब मेरे नोट्स में 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं. प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहता है, जो इंसान जितनी बड़ी गलती कर रहा है उसे उस हिसाब से पनिशमेंट मिलनी चाहिए. चोरी करी है, मैक्सिमम 3 साल तक की आपको इंप्रिजनमेंट हो सकती है. ठीक है, बट अगर आपने मर्डर किया है तो क्या आपको 3 साल में छोड़ दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा. या तो आपको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट हो जाएगी, हो सकता है आपको कैपिटल पनिशमेंट भी मिल जाए. तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन. सो आपको प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यही होता है. व्हाट इज प्रोपोर्शनल? प्रोपोर्शनल मतलब यही, जो आपने गलती करी है उसी हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाएगी. देन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कोर्ट डिसीजन की बात हो रखी है. ये पॉइंट यहाँ पर इसलिए मेंशन है क्योंकि जुडिशियल रिव्यू में है. क्या होता है जुडिशियल रिव्यू में? कोर्ट जो है ना, कोई भी लेजिस्लेशन है, कोई भी डिसीजन आ रहा है गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव एक्ट है, लेजिस्लेशन का एक्ट है, वो उसे स्ट्रक डाउन कर सकती है और उसे नलिफाई कर सकती है, इनवैलिडेट कर सकती है ऑन द ग्राउंड्स दैट दिस इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. So principles, rules, beliefs of constitution has to be kept in mind before executing something or before making a law. तो ये principle of proportionality and administrative court decision, services court decision important है, इसलिए यहाँ पर mention कर दिया गया है. फिर अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के रोल हैं कि ये एडजुडिकेटर का रोल है, इंटरप्रेटर का रोल है, फिर ये एक्टिविस्ट भी है, एडवाइजरी रोल भी है. सो ये सब हम अंडरस्टैंड करते हैं बाय द वे ऑफ ज्यूरिसडिक्शन. तो सुप्रीम कोर्ट जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है, इसी वजह से उसे क्या बोला जाता है? एडजुडिकेटर बोला जाता है. मैं बताती हूँ क्या होता है. सुप्रीम कोर्ट ना एक्चुअली में आज अगर मेरी और किसी की लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो क्या मैं सीधा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी? नो, आई रिजॉर्ट टू माय डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट. मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करूंगी, राइट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सेशन कोर्ट में, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट्स अ सिविल केस और अ क्रिमिनल केस. तो सुप्रीम कोर्ट में कौन ऐसे लोग जा सकते हैं कि डायरेक्टली आप उनके पास, वो एडजुडिकेटर का काम कैसे करते हैं? तो अगर डिस्प्यूट है एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स के बीच में, या आपस में स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है, वो डायरेक्टली अपना केस सुप्रीम कोर्ट के पास ले जा सकते हैं. तो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 131. बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजेस ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन. ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? देखो मैंने यही बताया था, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वन और मोर स्टेट्स के बीच में कोई लड़ाई है, या फिर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, इन्होंने एग्जांपल दे दिया है, या फिर किसी स्टेट के बीच में लड़ाई है, 2 स्टेट्स के बीच में, 2 और मोर स्टेट्स हैव फाइट. ठीक है, दे हैव अ डिस्प्यूट, सो दे कैन रिजॉर्ट टू सुप्रीम कोर्ट. एग्जांपल दिया हुआ है शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर. जो ये रिवर वाटर की जो डिस्प्यूट्स रहते हैं ना स्टेट्स के बीच में, कर्नाटका और बैंगलोर के बीच, कर्नाटक मतलब बैंगलोर कर्नाटका, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में कोई डिस्प्यूट है रिवर को लेकर, तो ये कौन रिजॉल्व करता है? इसे रिजॉल्व करता है सुप्रीम कोर्ट. या फिर कोई नेचुरल रिसोर्सेज है कि किसका होना चाहिए, किसके बाउंड्री में आता है, ये सब चीजें सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखता है कि हर डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ही लेता है. फिर आर्टिकल 32 भी देखते हैं, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इन केस एनी ऑफ माई फंडामेंटल राइट इज इन्फ्रिंज्ड, अगर मेरा फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, आई कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट. मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकती हूँ. और बट कंडीशन ये है, आर्टिकल 32 रेमेडी प्रोवाइड करता है. Article 32 is heart and soul of the Constitution that provides
कि एनफोर्समेंट हो सकती है फंडामेंटल राइट्स के लिए। अगर मेरा कोई फंडामेंटल राइट ब्रेक हो रहा है, इन्फ्रिंज हो रहा है, आई कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट, आई डू नॉट नीड टू गो टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। करेक्ट। हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है अंडर आर्टिकल 226 एंड ये पावर जो है 32 आर्टिकल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। देन अपीलेट जुरिडिक्शन है कि वो अपील भी कर सकते हैं। देखो कोई भी हमने डिसीजन लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में, कोई भी डिसीजन आया, जजमेंट आया, हमने नहीं लिया, कोर्ट ने लिया, हमने कोर्ट के सामने अपने एविडेंसेस रखे, सारा केस रखा, बट हमें कोई ऐसा डिसीजन आया जो हमें सही नहीं लग रहा है, तो हम अपील करेंगे हाई कोर्ट पर। फिर हाई कोर्ट का डिसीजन आया, हमें वो भी ठीक नहीं लग रहा, फिर हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसे हायरार्की चलती है। इसमें यही बोला हुआ है अंडर आर्टिकल 143 कोर्ट हैज अपीलेट जुरिसडिक्शन, अपील कर सकते हैं उसको, एंड इट कैन बी इन्वोक्ड बाय सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय हाई कोर्ट। आपको हाई कोर्ट से एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप जाकर अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में। क्यों? क्योंकि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं हाई कोर्ट के डिसीजन से। दिस इज व्हाट, दिस इज अपीलेट जुरिसडिक्शन। सो लोकल स्टैंडर्ड, लोकल स्टैंडर्ड का मतलब कि अगर कोई पार्टी डिसेबल्ड है, ही कैन नॉट ट्रैवल, ही डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड मनी, तो क्या है उसके बिहाफ पर भी somebody else can appear. So right of a party to appear before a court. अब क्या होता है लोकल स्टैंडर्ड मतलब का क्या होता है कि somebody you can stand before a court, you can appear before a court, तो लोकल स्टैंडर्ड होता है। बट पीआईएल में एक्चुअली में क्या होता है, पीआईएल को हिंदी में जनहित याचिका बोलते हैं। पीआईएल इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज व्हाट, देखो कोई पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन, कोई लॉयर हो सकता है, कोई एक्टिविस्ट हो सकता है, वो क्या करता है, वो चला जाता है कोर्ट में कि इस एनजीओ की बहुत बेकार हालत है, यहाँ पे चाइल्ड लेबर एम्प्लॉयड है, ये जो ओल्ड एज होम है यहाँ पे लोगों को खाना नहीं दिया जाता, दे आर डाइंग, या फिर इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है, क्रिटिकल है, या फिर चाइल्ड केयर होम है। इन सब के इश्यूज को देखते हुए क्या होता है, वहां के जो लोग हैं क्या पता उनके पास नेसेसरी मीन्स ना हो कोर्ट पहुंचने के, तो कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन अगर मैं आज देख लूं कि ये सब इतना गलत हो रहा है, आई शुड गो टू द कोर्ट कि सो एंड सो एनजीओ में इतनी गलत चीजें हो रही है, सो इट इज टू, ये पीआईएल फाइल होती है कि उनको बेनिफिट करने के लिए, उनको नुकसान करने के लिए नहीं, बट उनका बेनिफिट करने के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए पीआईएल फाइल हुई है कि आप इसकी जो कंडीशन है उसको इंप्रूव करा दीजिए। सबसे पहला पीआईएल कब फाइल हुआ था? 1979 में हुआ था, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बात पता होनी चाहिए। पीआईएल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, बिलीफ्स ऑफ सिटीजन स्टैंडिंग, रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडिंग, क्या क्या रेमेडियल नेचर का होता है, ये सब पीआईएल के क्वेश्चन आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पीआईएल का क्वेश्चन हमें पता होना चाहिए। अब पीआईएल जो है, जस्टिस पीएन भगवती थे इस टाइम पे, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो था ना, ये इसलिए फाइल हुआ था क्योंकि बिहार जेल प्रिजन की हालत बहुत बेकार थी, वहां पर खाना ठीक से नहीं मिलता था, बहुत ही बेकार सिचुएशन में प्रिजनर्स को रखा जाता था। तो बोला जाता था क्या इनके पास राइट टू लाइफ नहीं है, क्या इनको जीने का हक नहीं है, कम से कम इतने प्रिजन्स की बुरी हालत तो ना रखो। फिर इस पीआईएल के साथ ये इन्वॉल्व थे जस्टिस पीएन भगवती, तब जाकर ये सिचुएशन काफी हैंडल सॉल्व हुई थी। फिर पीआईएल का इशू ये बता रखा है कि आज फ्री फ्रॉम बॉन्डेड लेबर, अगर जो सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स चाहिए तुम्हें, यू वांट फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर से फ्रीडम चाहिए, ये सब चीजों के लिए बहुत इंप्रूवमेंट करी गई है बाय द वे ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओनली। लीगल एंटाइटलमेंट जैसे राइट टू फूड, राइट टू वर्क, राइट टू लाइवलीहुड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कवर्ड अंडर पीआईएल ओनली, कि कोई भी इंसान सफर ना करे, राइट टू लाइफ सफर ना हो। एनवायरमेंटल इशू मतलब क्लीन एयर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि पीआईएल के थ्रू वो चीजें सॉल्व हो गई हैं। राइट, इज दिस क्लियर? फिर थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ये तो हम पढ़ लेंगे। एक बात याद रखना कि ना एक्चुअली में पीआईएल को ना बहुत ज्यादा मिसयूज भी किया गया। क्या होता है, लॉयर्स कभी कभी ना फेमस होने के लिए, देखो न्यूज में तो बात आ जाती है कि सो एंड सो लॉयर इसने पीआईएल फाइल करी इस एनजीओ को लेकर या किसी भी सिचुएशन को लेकर कि यहाँ पे चाइल्ड लेबर बहुत है, जो भी सिचुएशन को लेकर उसने पीआईएल फाइल करी। पता है बहुत ज्यादा ना कभी कभी लॉयर्स फेम पाने के चक्कर में पिटी पीआईएल्स फाइल कर देते हैं जिनके मतलब नहीं होते, जिनके बहुत यूजलेस होती हैं, वो कोर्ट का टाइम खराब करती हैं। तो बहुत सारी पीआईएल्स क्वॉश कर दी जाती हैं कि आप सिर्फ कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं, दिस इज नॉट अप टू द मार्क, इसमें कुछ है ही नहीं ऐसा कि हम डील कर सकें। राइट, और सो मोटो केस भी ले लेती है कभी कभी। कभी कभी देखते हैं ना कि जैसे न्यूज़पेपर में आया कि ये सिचुएशन सही नहीं है, ठीक है, किसी बहुत बेकार सिचुएशन हो रखी है सर्टेन एरिया की, तो कोर्ट अपने आप ही
सो मोटो कॉग्निशन ले लेती है कि हाँ हम देखते हैं क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तो पीआईएल फाइल ही इसी वजह से होती है कि वो सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं। फिर उन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मैकेनिज्म बता रखा है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है, कैसे मिलती है, रीजंस क्या रहते हैं, दिस आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। फिर रिटायरमेंट एज हाई कोर्ट की 62 होती है, देन सुप्रीम कोर्ट की 65 होती है। इस थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मैकेनिज्म मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, इसमें वो बात हो रखी है। देन आर्टिकल 124 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, 217 कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस एंड 233 टॉक्स अबाउट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जजेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए ना, यू हैव टू बी 5 years या 5 से ज्यादा years आपने एज अ जज काम किया होना चाहिए इन 1 और मोर हाई कोर्ट इन सक्सेशन, या फिर एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट आपने काम किया होना चाहिए फॉर 10 और मोर years इन सक्सेशन। टू बिकम हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपने 10 और मोर years एज अ डिस्ट्रिक्ट जज काम करना चाहिए। और सिटीजनशिप तो होनी चाहिए इंडिया की, यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हियर आल्सो यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट जज बनने के लिए यू शुड बी एन एडवोकेट ऑफ, टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट यू शुड हैव एक्सपीरियंस ऑफ 10 और मोर years आपने एज अ डिस्ट्रिक्ट जज काम किया होना चाहिए, या ठीक है। और सिटीजन ऑफ इंडिया तो आप है ही, देन यू शुड हैव आल्सो हैव प्रैक्टिस ऑफ 10 और मोर years आपने एज अ जज काम किया होना चाहिए, 10 और मोर years आपने एज अ लॉयर भी काम करना होना चाहिए, लॉयर या एडवोकेट हम बोल सकते हैं, एडवोकेट इन अ हाई कोर्ट ओनली। तो क्लियर हो गया है हाई कोर्ट जज बनने के लिए क्या सिटीजन ऑफ इंडिया तो आपको होना चाहिए, 10 और मोर years आपने एक जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, मतलब आप लोअर कोर्ट के जुडिशियल सर्विस होल्ड किया हो, मतलब यू एक्चुअली वर्क एज अ जज इन लोअर कोर्ट एंड 10 और मोर years एज एन एडवोकेट काम किया हो, करेक्ट, इन हाई कोर्ट ओनली। ये प्रैक्टिस जो 10 और मोर years की होती है हाई कोर्ट में ही होनी चाहिए। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए क्या होता है कि आपने या तो 7 years तक एज अ लॉयर प्रैक्टिस किया हो, या फिर यू शुड हैव आप जुडिशियल मेंबर होने चाहिए स्टेट के, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। देन कोलिजियम मॉडल बताया हुआ है आजकल, ये जो आजकल अपॉइंटमेंट होता है 3 जजेस केस इवॉल्व हुआ था। सबसे पहले जजेस केस आया था 1981 में, ठीक है, फिर दूसरा आया था 1993 में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो क्या हुआ था। सबसे 1981 में कहा गया था जो डिसीजन लेगी ना एग्जीक्यूटिव लेगा, ठीक है। फिर 1993 में कहा था जो डिसीजन लेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेगा कि कौन एक्चुअली में चीफ जस्टिस बनेगा, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा, कौन हाई कोर्ट का जज बनेगा, कोलिजियम। बट ना अब क्या है, कोलिजियम मॉडल आ चुका है। सिंस 1998 हुआ था कोलिजियम मॉडल जब से आ रखा है। अब कोलिजियम में क्या होता है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और इस इन रिकमेंडेशन पे, सो देयर आर टोटली 5 मेंबर्स, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ही किसी सुप्रीम कोर्ट जज को अपॉइंट किया जाता है। एंड इसमें बताया हुआ है फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज 1958 में अपॉइंट हुए थे एमसी सेटलवाज, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। अटॉर्नी जनरल जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉयर होता है, बेसिकली लॉयर हेड होता है, इसको हम फर्स्ट लीगल ऑफिसर भी बोलते हैं। आर्टिकल 76 याद रखना। आर्टिकल 165 होता है एडवोकेट जनरल का, एडवोकेट जनरल स्टेट के लिए होता है, स्टेट का लीगल ऑफिसर होता है, चीफ लीगल ऑफिसर ऑफ द स्टेट होता है। अब अटॉर्नी जनरल जो असिस्ट, उसको असिस्ट कौन करता है अटॉर्नी जनरल को, सॉलिसिटर जनरल एंड 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। एंड एडवोकेट जनरल को कौन असिस्ट करता है, उसको असिस्ट करता है असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस आ जाता है, इनमें यही डिफरेंस है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करता है अटॉर्नी जनरल एंड स्टेट के लिए काम करता है एडवोकेट जनरल। अब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन मिलता है अटॉर्नी जनरल का, ही इज अपॉइंटेड एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देन इफ यू टॉक अबाउट एडवोकेट जनरल, वो अपॉइंट होता है बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट, रेजिग्नेशन भी गवर्नर को ही देता है एंड ही इज अपॉइंटेड एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। व्हेन वी से एट द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कोई फिक्स टर्म नहीं है, कभी भी हटाया जा सकता है, 2 साल में, 20 साल में, कभी भी हटाया जा सकता है एंड ग्राउंड कुछ भी हो सकता है, बट इतनी जल्दी से नहीं हटाया जा सकता, वो खुद भी स्टेप डाउन कर सकता है। ऑलराइट, आई होप दिस वाज क्लियर। जुडिशरी पार्ट 2 यही खत्म हो रहा है, देयर इज पार्ट 3 एज वेल, देन ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा फ्रॉम माय साइड।
any doubts, anything that's unclear, any topic which you want me to take up and आप चाहते हो मैम प्लीज इस टॉपिक को बहुत से डिस्कस कर लो, वी कैन टेक अप दैट टॉपिक फॉर श्योर विद यू। और कोई डाउट है आप बता सकते हैं। लाइव बैचेस हमारे रन कर रहे हैं करंटली। इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ एनरोल्ड यू शुड गेट योरसेल्फ एनरोल्ड एसएपी एज सून एज पॉसिबल। आप कर सकते हैं फ्रॉम चैप्टर 1 टिल चैप्टर लास्ट, सब नोट्स, ऑल ऑफ द प्रोजेक्ट वर्क, सब कुछ मेरी साइड से होगा। टेस्ट सीरीज भी उसमें इंक्लूडेड रहेगी। आप एक बार गूगल सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट, आई विल सी यू गाइस सुपर सुपर सून। Part 2 ends here only, and if you're new to this channel, don't forget to subscribe, and if you like the video, do like it. I will see you super soon. Okay, take care, bye bye.